नमस्कार मित्रों, एनसीईआरटी कक्षा 6 भूगोल विषय के दूसरे अध्याय का यह दूसरा लेक्चर है। अगर आपने पहला लेक्चर नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर पहले लेक्चर को देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अंग्रेजी में देखनी है तो आप प्लेलिस्ट में अंग्रेजी वाले वीडियो को भी देख सकते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और अपने महत्वपूर्ण सुझाव देना ना भूलिए। दीजिए मित्रों, पिछली कक्षा में हमने अक्षांश तथा देशांतर रेखाओं के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारियां उपलब्ध की थी। अब हम देख लेते हैं कि अक्षांश तथा देशांतर रेखाएं किस लिए बनाई गई हैं तथा इससे हम ताप कटिबंधों पर क्या प्रभाव देख सकते हैं। हम आज पढ़ेंगे पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के ताप कटिबंध। मित्रों, हमें पता है कि सूर्य सदैव उसका प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, अर्थात पृथ्वी पर भी सूर्य का प्रकाश सीधी रेखा में ही पड़ता है। पृथ्वी अपने ध्रुवों पर चपटी होने के कारण उस पर प्रकाश की मात्रा भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर थोड़ी भिन्न पाई जाती है। प्रकाश की मात्रा तथा ऊष्मा में भिन्नता ही पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के ताप कटिबंधों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जिन स्थान पर सूर्य का प्रकाश सीधे पड़ता है तथा अधिक समय तक पड़ता है, वे स्थान ज़्यादा गर्म होते हैं तथा जिन स्थानों पर सूर्य का प्रकाश कम मात्रा में पड़ता है, वे स्थान थोड़े कम गर्म होते हैं। इसी तापीय भिन्नता के कारण पृथ्वी पर मुख्यतः 3 कटिबंध पाए गए हैं। पहला उष्ण कटिबंध, दूसरा उपोष्ण कटिबंध, तीसरा शीत कटिबंध। इन कटिबंधों के बारे में हम एक एक करके जानकारी उपलब्ध करते हैं। पहला उष्ण कटिबंध। मित्रों, हम जानते हैं कि प्रत्येक वर्ष सूर्य कम से कम एक बार कर्क तथा मकर रेखा पर लंबवत पड़ता है। ऐसी स्थिति में कर्क तथा मकर रेखाओं के बीच स्थित वे क्षेत्र सबसे अधिक ऊष्मा का अनुभव करते हैं। यही ऊष्मा इन क्षेत्रों को गर्म कर देती है, जिससे यहाँ पर एक गर्म कटिबंध का निर्माण हो जाता है, जिसे हम उष्ण कटिबंध के नाम से जानते हैं। अब हम देखते हैं उपोष्ण कटिबंध। मित्रों, जैसे ही हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर सीधा तो पड़ता है, किंतु उस प्रकाश को पृथ्वी के एक बड़े भाग को गर्म करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में प्रकाश की मात्रा पृथ्वी के उस भाग को पर्याप्त रूप से गर्म करने में अक्षम होती है। ऐसी स्थिति में वो भाग उष्णकटिबंधीय क्षेत्र की तुलना में कम गर्म हो पाता है तथा इस कम गर्म क्षेत्र को हम उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के नाम से जानते हैं। अब हम देख लेते हैं शीत कटिबंधीय क्षेत्र। मित्रों, वे क्षेत्र जहां पर सूर्य का प्रकाश पड़ता तो है, किंतु उसकी मात्रा बहुत ही कम होती है। ऐसी स्थिति में सूर्य के प्रकाश की मात्रा वहाँ के स्थल खंड अथवा वहाँ के प्राकृतिक स्थान को गर्म करने में उतनी सक्षम नहीं हो पाती, इसलिए वे स्थान प्रायः अन्य 2 कटिबंधों की अपेक्षा काफ़ी ठंडे होते हैं। यह स्थिति पृथ्वी पर दोनों गोलार्धों में ध्रुवों के पास पाई जाती है। इसीलिए हम देखते हैं कि ध्रुवों पर सदैव बर्फ जमा रहता है। आप एक चित्र देख रहे हैं जिसमें पृथ्वी के आकार के समान एक गोला है, जिस पर 3
रंग दिए गए हैं, लाल, हरा तथा नीला। हम देखते हैं कि जिस स्थान पर सूर्य का प्रकाश अधिक समय तक पड़ता है वह स्थान काफी गर्म होता है। ऐसी स्थिति भूमध्य रेखा के पास पाई जा रही है, इसलिए उसे लाल पट्टी द्वारा दर्शाया गया है। यह स्थिति भूमध्य रेखा के दोनों तरफ अर्थात उत्तरी गोलार्ध में यह स्थिति भूमध्य रेखा से लेकर 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश अर्थात कर्क रेखा तक और दक्षिणी गोलार्ध में यह स्थिति 0 डिग्री से लेकर 23.5 अंश दक्षिणी गोलार्ध तक पाया गया है। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बीच स्थित होती है। दूसरी स्थिति में हम देखते हैं कि वो पट्टी जो सूर्य का प्रकाश थोड़ी कम मात्रा में प्राप्त कर रही है उसे हरी पट्टी द्वारा दिखाया गया है। यह हरी पट्टी उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा से लेकर 66.5 अंश उत्तरी अक्षांश आर्कटिक वृत्त तक पाया जाता है। वहीं दक्षिणी गोलार्ध में यह स्थिति मकर रेखा से लेकर 66.5 अंश दक्षिणी अक्षांश अर्थात अंटार्कटिक वृत्त तक पाया जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र दोनों गोलार्धों में 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश से 66.5 अंश उत्तरी अक्षांश तथा दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 अंश दक्षिणी गोलार्ध दक्षिणी अक्षांश से लेकर 66.5 अंश दक्षिणी अक्षांश तक पाया जाता है। अब हम देखते हैं कि उन स्थानों पर जहां सूर्य का प्रकाश बहुत कम पड़ता है, ऐसी स्थिति में वह क्षेत्र गर्म नहीं हो पाता। यह क्षेत्र प्रायः ध्रुवीय क्षेत्र है, अतः यह क्षेत्र सामान्य रूप से उत्तरी अक्षांश में 66.5 अंश उत्तरी अक्षांश अर्थात आर्कटिक वृत्त से लेकर ध्रुवों तक, उत्तरी ध्रुव तक तथा दक्षिणी गोलार्ध में यह स्थिति अंटार्कटिक वृत्त से दक्षिणी ध्रुव तक पाया जाता है। अब देख लेते हैं देशांतर रेखाओं का समय पर किस तरह प्रभाव पड़ता है। मित्रों, हम देखते हैं कि अक्षांश रेखाओं की ताप कटिबंधों के निर्माण में जिस प्रकार महत्वपूर्ण भूमिका है, उसी प्रकार देशांतर रेखाओं की भी समय के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका है। अतः किसी स्थान पर समय का ज्ञान करने के लिए हमें एक निश्चित स्थान पर समय का ज्ञान होना आवश्यक है, जिसकी मदद से हम उस स्थान के सापेक्ष किसी दूसरे स्थान पर समय का ज्ञान कर सकें। इस समय के ज्ञान प्राप्त करने में देशांतर रेखाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके लिए लंदन स्थित ब्रिटिश ऑब्जर्वेटरी लेबोरेटरी को 0 डिग्री देशांतर रेखा माना गया, जिसे हम ग्रीनविच के नाम से भी जानते हैं। इसको प्रधान देशांतर रेखा भी कहते हैं। पृथ्वी पर कहीं भी किसी भी स्थान पर समय का ज्ञान हम इसी प्रधान देशांतर रेखा के सापेक्ष में प्राप्त करते हैं। यदि पृथ्वी पर इस प्रधान देशांतर रेखा पर सूर्य की किरण लंबवत पड़ती है, तो हम यह कह सकते हैं कि इस प्रधान देशांतर रेखा पर दोपहर के 12 बजे हैं। हमें यह भी ज्ञात होना चाहिए कि प्रधान देशांतर रेखा के पूर्व दिशा में चलने पर हम समय के मापन में वृद्धि देखते हैं तथा इसके पश्चिम दिशा में जाने पर हमें समय में कमी का अनुभव होता है।
इसी प्रधान देशांतर रेखा के दोनों तरफ आगे वाली भाग को हम पूर्वी देशांतर कहते हैं तथा पीछे वाले भाग को हम पश्चिमी देशांतर कहते हैं। अर्थात यह प्रधान देशांतर रेखा पृथ्वी के सभी देशांतर रेखाओं को दो समान भागों में बांट देती है। चित्र में आप देख रहे हैं कि जिस क्षेत्र पर सूर्य का प्रकाश सीधा पड़ रहा है वहां पर दिन का समय है, परंतु जैसे ही पृथ्वी पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूम रही है, वे स्थान जहां पर पहले अंधेरा अर्थात रात का समय था वहां पर दिन हो रहा है, तथा वे स्थान जहां पर पहले दिन था, पृथ्वी के रोटेशन अर्थात चक्कर लगाने के कारण उस स्थान पर अब रात अथवा शाम हो रही है। मित्रों, हमें पता है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटे में एक चक्कर लगा लेती है। हमारा यहाँ एक चक्कर से तात्पर्य यह है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर 360 अंश 24 घंटे में घूम लेती है। अब यदि पृथ्वी 24 घंटे में 360 अंश घूम रही है तो हम यह ज्ञात कर सकते हैं कि पृथ्वी एक घंटे में कितने अंश घूमेगी। अतः इस प्रकार 360 भागे 24 अर्थात 15 अंश। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पृथ्वी एक घंटे में अपने अक्ष पर 15 अंश घूमती है। मित्रों, हमें यह भी पता है कि एक अंश बराबर 60 मिनट तथा एक मिनट बराबर 60 सेकेंड। इसे और सरल तरीके से समझने के लिए हम एक उदाहरण लेकर समझ लेते हैं। दिया गया है कि 45 अंश पूर्वी देशांतर पर समय तथा 60 अंश पश्चिमी देशांतर पर समय ज्ञात करना है, जबकि हमें दिया गया है कि 0 डिग्री अर्थात प्रधान देशांतर रेखा पर उस समय 5 बजे हैं शाम के। हमें पहले से पता है कि 15 अंश बराबर 1 घंटा अर्थात प्रधान देशांतर रेखा के पूर्व दिशा में चलने पर समय के मान में वृद्धि होगी तथा प्रधान देशांतर रेखा के पश्चिम दिशा में चलने पर समय के मान में कमी होगी। इस प्रकार 45 अंश पूर्वी देशांतर पर समय बढ़ता हुआ प्रतीत होगा, जो कि 45 भागे 15 अर्थात 3 घंटा समय बढ़ा हुआ मिलेगा। इस प्रकार जब प्रधान देशांतर रेखा पर शाम के 5 बजे होंगे तो उसी समय 45 अंश पूर्वी देशांतर पर शाम के 8 बजे होंगे। अब यदि हमें 60 अंश पश्चिमी देशांतर पर समय ज्ञात करना है तो हमें पता है कि 15 अंश बराबर 1 घंटा अर्थात 60 अंश बराबर 4 घंटे, यानी पश्चिमी देशांतर पर हमें 0 डिग्री अर्थात प्रधान देशांतर रेखा की तुलना में 4 घंटे की कमी महसूस होगी। इस प्रकार 60 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर समय 5-4 अर्थात 1 बज रहा होगा। अब हम देख लेते हैं कि अक्षांश तथा देशांतर रेखाओं की मदद से हम किस प्रकार किसी स्थान का निर्धारण कर पाते हैं। मित्रों, आप सपोज करिए कि हमें देशांतर तथा अक्षांश रेखाओं का ज्ञान नहीं है। ऐसी स्थिति में यदि हमसे कहा जाए कि हम 10 किलोमीटर की दूरी तय करने पर अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच जाएंगे। अब ऐसी स्थिति में हमें 10 किलोमीटर किस दिशा में चलना है, हमें इसका भी ज्ञान नहीं है। हम 10 किलोमीटर की दूरी तय तो कर लेंगे,
किंतु हम अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचेंगे अथवा नहीं यह निश्चित नहीं है। परंतु जब हमें अक्षांश तथा देशांतर रेखाओं के बारे में जानकारी उपलब्ध होगी तो हम पृथ्वी के किसी भी स्थान पर पहुंचने में सुविधा महसूस करेंगे। इसी कठिनाई को दूर करने के लिए अक्षांश तथा देशांतर रेखाओं को माना गया। चित्र में आपको कुछ दो बिंदु A तथा B दिखाई दे रहे हैं। दो गाढ़े रंग की रेखाएं जिस पर क्रमशः X तथा Y लिखा गया है। रेखा X जो कि क्षैतिज है यह भूमध्य रेखा को बता रही है तथा रेखा Y जो कि लंबवत है यह प्रधान देशांतर रेखा को बता रही है। अब ऐसी स्थिति में हमें 4 खंड प्राप्त हो गए। प्रधान देशांतर रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, इसलिए आगे वाले भाग को हम पूर्वी देशांतर कहते हैं और पीछे वाले भाग को हम पश्चिमी देशांतर कहते हैं, जैसा कि चित्र में पूर्व तथा पश्चिम से दर्शाया गया है। इसी प्रकार भूमध्य रेखा भी पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, जिसे हम उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिणी गोलार्ध के नाम से जानते हैं। चित्र में भी उसे उत्तर तथा दक्षिण से दिखलाया गया है। अब यदि हमें बिंदु B की स्थिति ज्ञात करनी है तो अक्षांश तथा देशांतर रेखाओं के संबंध में हम बिंदु B की स्थिति इस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं। देशांतर रेखाओं को हमने सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा कर ली है। अब लंबवत रेखाएं देशांतर रेखाओं को बतला रही हैं तथा सभी क्षैतिज रेखाएं अक्षांश रेखाओं को बतला रही है। अब इसे क्रमशः हम विभिन्न प्रकार के भागों में बांट लेते हैं। जैसे देशांतर रेखाओं को हम पूर्वी तथा पश्चिमी देशांतर में बांट रहे हैं, उसी प्रकार अक्षांशों को भी उत्तरी तथा दक्षिणी अक्षांश में बांट रहे हैं। इस प्रकार भूमध्य रेखा के उत्तर तथा प्रधान देशांतर रेखा के पूर्वी भाग को हम उत्तर पूर्व, उसी प्रकार भूमध्य रेखा के दक्षिण भाग तथा देशांतर रेखा के पूर्व भाग को दक्षिण पूर्व, इसी प्रकार प्रधान देशांतर रेखा के पश्चिम तथा भूमध्य रेखा के उत्तर दिशा में स्थित भाग को हम उत्तर पश्चिम तथा प्रधान देशांतर रेखा के पश्चिम भाग को तथा भूमध्य रेखा के दक्षिण भाग को हम दक्षिण पश्चिम भाग कहेंगे। इस प्रकार बिंदु B की स्थिति उत्तर पूर्व तथा बिंदु A की स्थिति हम क्रमशः दक्षिण पश्चिम ज्ञात करते हैं। अब इसकी वास्तविक स्थिति ज्ञात करने के लिए हम मान लेते हैं कि दिए गए चार्ट में एक खाना एक अंश को प्रदर्शित करता है। अब यदि हमें स्थान B की स्थिति को ज्ञात करना है तो हम यह देखते हैं कि यह पूर्वी देशांतर तथा उत्तरी अक्षांश में स्थित है। अतः हम देखते हैं कि बिंदु B की स्थिति भूमध्य रेखा से उत्तर की ओर जाने पर क्रमशः 9 खाने पर अर्थात 9 अंश तथा पूर्वी देशांतर में
प्रधान देशांतर रेखा से 5 खाना अर्थात 5 खाने चलने पर प्राप्त होती है। इस प्रकार हम बिंदु B की स्थिति को 9 अंश उत्तरी अक्षांश तथा 5 अंश पूर्वी देशांतर पढ़ेंगे। सामान्य रूप से हम इसे 9 डिग्री नॉर्थ 5 डिग्री ईस्ट लिखेंगे। इसी प्रकार हम बिंदु A की स्थिति, माफ कीजिएगा B की जगह A, बिंदु A की स्थिति 4 अंश दक्षिणी अक्षांश तथा 6 अंश पूर्वी देशांतर होगा। अगर आपको समझने में दिक्कत हो रही है तो आप वीडियो को पॉज कीजिए तथा चार्ट को अच्छी तरह देख लीजिए। हम इसे सामान्य रूप से 4 अंश साउथ तथा 6 अंश वेस्ट पढ़ेंगे। अब हम देख लेते हैं मानक समय। मित्रों, आपको पता ही होगा कि एक देश में जब कई देशांतर रेखाएं गुजरती हैं तो वहां पर स्थानीय रूप से बहुत सारे समय हो जाते हैं और ऐसी स्थिति में सभी जगह के समयों में तालमेल बैठाने में बहुत समस्या आती है। इस समस्या को दूर करने के लिए उपाय यह निकाला गया कि किसी दिए गए विस्तृत क्षेत्र अथवा देश में एक स्थान के समय को ही सभी स्थानों के संबंध में सही माना जाए तथा उस पूरे क्षेत्र के समय को दिए गए मानक समय के अनुसार ही माना जाए। इसी को ही हम मानक समय कहते हैं। उदाहरण के लिए हम भारत का लेते हैं। भारत के पश्चिमी देशांतर अर्थात द्वारका, जो कि गुजरात में है, तथा पूर्वी देशांतर असम के डिब्रूगढ़ में क्रमशः 1 घंटे 45 मिनट का अंतर है। अर्थात द्वारका से डिब्रूगढ़ के बीच कई देशांतर रेखाएं पड़ रही हैं जो कि 1 घंटे 45 मिनट के समय के बराबर है। अब ऐसी स्थिति में अगर हम अलग अलग देशांतर रेखाओं के लिए अलग अलग समय लेंगे तो हमें समय के अनुसार सभी जगह से तालमेल बैठाने में बहुत समस्या का सामना करना पड़ेगा। इसलिए हमने एक ऐसे देशांतर रेखा को मान लिया कि उस देशांतर रेखा पर दिया गया समय ही संपूर्ण भारत के लिए मान्य होगा। इसी देशांतर रेखा पर समय को ही हम एक मानक समय मान लिए जिसे भारतीय मानक समय के नाम से जानते हैं। यह भारतीय मानक समय 0 डिग्री प्रधान देशांतर रेखा से लगभग 82.5 अंश पूर्वी देशांतर रेखा पर स्थित है, जो कि मिर्जापुर से होकर जाती है। चित्र में आप देख पा रहे हैं कि पश्चिमी देशांतर अर्थात द्वारका 68 अंश पूर्वी देशांतर पर स्थित है तथा वहीं असम का डिब्रूगढ़ 97 अंश पूर्वी देशांतर पर स्थित है। ऐसी स्थिति में द्वारका तथा डिब्रूगढ़ के समय में बहुत बड़ा अंतर होगा। ऐसी स्थिति में हमें दोनों जगह के समय में तालमेल बैठाना काफ़ी कठिन होगा। इसलिए हमने एक ऐसे देशांतर रेखा का चुनाव किया जिस पर दिया जाने वाला समय सभी भारतीय क्षेत्रों के लिए मान्य होगा, जो कि 82.5 अंश पूर्वी देशांतर रेखा माना गया है, जो इलाहाबाद और मिर्जापुर से होकर जाती है।
अब देख लेते हैं कि भारत के लिए मानक समय 82.5 अंश निर्धारित किया गया है। इस प्रकार यदि प्रधान देशांतर रेखा यानी 0 डिग्री पर कोई समय दिया गया हो तो उस समय भारत में क्या समय होगी, इसके बारे में जान लेते हैं। हमें पहले ही पता है कि 15 अंश बराबर 1 घंटे के, अर्थात 0 से 82.5 डिग्री पर क्रमशः 5 घंटे और 30 मिनट का अंतर आएगा। आप इसे गणना करके देख सकते हैं। 82.5 भागे 15 बराबर 5 घंटा 30 मिनट। 30 मिनट को हम आधा घंटा लिख सकते हैं। अर्थात यदि हम मान लेते हैं कि 0 डिग्री देशांतर रेखा पर यदि दोपहर के 12 बज रहे हैं तो उस समय पूर्व दिशा में 82.5 अंश पूर्वी देशांतर पर शाम के 5:30 बज रहे होंगे। मित्रों, आप सभी क्रिकेट सभी लोग देखते होंगे। आप देखते होंगे कि किसी देश में क्रिकेट का खेल किसी दूसरे समय शुरू हो रहा है, अर्थात वहाँ के मानक समय के अनुसार शुरू हो रहा है, किंतु क्रिकेट का प्रसारण हमारे अपने देश में उसी समय नहीं होकर हमारे अपने मानक समय के अनुसार किया जाता है। उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको किसी भी प्रकार की कहीं भी समझने में समस्या है तो आप अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में लीव कर सकते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और इस पे अपने महत्वपूर्ण सुझाव कमेंट के रूप में अवश्य दीजिएगा। अगले वीडियो में हम कुछ नई चीज़ों के बारे में सीखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।